परेशानियां लोगों को हो रही हैं। इसमें एक बड़ी समस्या जो है वो ये भी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे समय पर पहचान नहीं पाते, और ये समस्या जो होती है वो कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा हो रही है। यानी करीब करीब 8% लोगों को अस्थमा की समस्या है, जिसमें 2% जो है वो वयस्क और 6% बच्चे बताए जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों बच्चों में जब ये अस्थमेटिक समस्याएं जो हैं वो पनप रही होती हैं, किन वजहों से इस पर ध्यान नहीं जाता, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और बाद में जाकर ये बड़ी समस्या बन जाती हैं। क्या ये जानलेवा भी हो सकता है और किन सूरतों में जानलेवा हो सकता है? ये तमाम विषय हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज हम उठा रहे हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए, और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। अस्थमा हमारे समाज में किस तरीके से फैलती हुई एक बीमारी है और इसे कैसे रोका जाए, कैसे पहचाना जाए, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। सरकार अपना काम कर रही है, आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया करवा रही है, उसकी व्यवस्थाएं कर रही है। तमाम जगहों पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की बात हो या बेड बढ़ाने की बात हो, सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, वो चाहे सीएचसीज हो, पीएचसीज हो, मरीजों को जिस भी तरीके की सुविधाओं की जरूरत है उनको बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार कर रही है। अपनी पूरी जिम्मेदारी उसको स्तर पर निभा रही है। अलग अलग जिलों में काउंसलर्स लगाने की बात हो, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने के ऐलान की बात हो, ये तमाम सारी चीजें हैं जिसमें सरकार तो अपना काम कर रही है। लेकिन उससे पहले जो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को, अपने शरीर को बीमार पड़ने ही ना दें, वहां उस स्तर पर आप कितना काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसके बारे में आप कितना सोचते हैं कि अपने स्वास्थ्य का आप खास ख्याल रखें, ध्यान रखें ताकि आप बीमार पड़े ही ना, इसके बारे में आप कितना सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की अगर बात करें तो सरकार अलग अलग क्षेत्र में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रही है। सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर से शुरुआत अगर करें तो वहां से एक गांव में और आसपास के लोगों में, एक मोहल्ले के लोगों के लिए छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसके लिए बड़े अस्पताल में ना भागना पड़े, और उसी के लिए पीएचसीज में वो सुविधाएं जो हर छोटी मोटी समस्या के लिए किसी भी मरीज को मिल जानी चाहिए, उसको उपलब्ध करवाने का काम हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जो है वो कर रही है। वहां पर सुविधाएं दे दी गई, वहां पर बेहतर कर दिया। उसके बाद अब सीएचसीज में आएंगे तो वहां पर और सुविधाएं बढ़ा दी हैं और अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं। समस्या ज्यादा बड़ी है तो वहां पर डायग्नोस किया जा सकता है। बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े सर्जन्स हैं, पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे बड़े अस्पतालों में, पीजीआई करनाल जैसे अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग सरकार बना रही है। तो इस तरीके से सरकार अपना एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा समय समय पर एम्बुलेंस आप तक पहुंच जाए किसी भी दुर्घटना के मौके पर, भगवान न करे कभी ऐसा हो, तो इस तरीके से सरकार तो अपना काम कर दे रही है। लेकिन आप अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, बात है यहां पर। आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि अस्थमा की समस्या का, जैसा मैंने जिक्र किया, ये एक बड़ी समस्या अपने आप में बनती चली जा रही है। और जैसा कि अलग अलग डेटा बता रहे हैं, 3 करोड़ से ज्यादा मरीज देश भर में अस्थमा के हैं और इसमें बच्चों का नंबर जो है वो ज्यादा है। इसके पीछे की वजह क्या है और कैसे इसको समझा जाए, पहचाना जाए और उससे निजात पाई जाए, आज इसी पर बात होगी। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ गया है, आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा हमारे साथ, एमडी बीएएमएस, डॉक्टर आदिश जैन एमबीबीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्वागत है। पहले आदिश साहब, मैं आपसे बात करना शुरू कर रहा हूं। हमें आप बताएं कि अस्थमा की जो समस्या है वो न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में किस तरीके से एक बड़ा स्वरूप लिए हुए है और इसका किस किस हद तक जाकर के असर जो है वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। फिर हम भारत देश में भी बात करेंगे कि कितने यहाँ पर पेशेंट्स जो हैं औसतन पाए जाते हैं और कितने पेशेंट्स जो हैं इसके इलाज तक जा पाते हैं। इस पर भी हम और डिटेल में बात करेंगे। आदिश जैन साहब। तो अस्थमा, जिसको सांस की बीमारी प्रमुख रूप से हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है, आज के टाइम में बहुत तेजी से फैल रही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। पोल्यूशन की वजह से, हमारी की वजह से आजकल बड़ों में नहीं, बच्चों में बहुत ज्यादा हो रही है। स्मोकिंग की जो प्रवृत्ति है वो आजकल बचपन में भी लोग स्मोकिंग करने लगे हैं, जिसकी वजह से भी आजकल बच्चे अस्थमा का शिकार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। कुछ लोग जो फिजिकल फिटनेस के लिए, कुछ लोग जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी अब आगे जाके इफेक्ट के तौर पे खाली अस्थमा के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, जी जी जी।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर भारत की बात करूं मोटे तौर पर, आप हमें कुछ बता सकते हैं कोई डेटा ऐसा कि कितने लोग जो हैं वो एस्थमेटिक हैं, सांस की समस्या है, और उसमें बच्चों का नंबर, क्योंकि मैं एक रिसर्च देख रहा था उसमें नंबर ज्यादा बच्चों का है, इसके पीछे की क्या वजह है, इसको अगर आप थोड़ा समझा सकें। आजकल का जो हमारा जो माहौल है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। जी। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। हम्म। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। हमारा खान पान जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, जिसकी वजह से अब आस्थमा शिफ्ट होकर आजकल बच्चों में चला गया। स्मोकिंग भी आजकल बच्चे बहुत जल्दी करना शुरू कर रहे हैं। हम्म। तो कोई आप ऐसा कोई नंबर बता सकते हैं कि कितने परसेंट तक जो है वो बच्चों में है, ज्यादा हो रहा है अस्थमा, और किस तरीके से, किस स्पीड से बढ़ रहा है, ऐसा कोई नंबर अगर आप बता सकें किसी रिसर्च के हवाले से। बच्चों में जो लेस देन 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो है 178 के करीब की डेथ रेट है। हाँ हाँ। और जो 18 प्लस जो डेथ 18 प्लस से जो अडल्ट की एज है उसमें 3,346 हम्म। ये जो है वो डेथ रेट है। 0 से 4 में 14 बच्चों की जो डेथ रेट आती है, जी। दैट इज पर 1000 पे। बिल्कुल, और ज़्यादा चिंताजनक है। डॉक्टर मेघेंद्र भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मेघेंद्र, मैं अगर आप हमें थोड़ा समझाएं कि अस्थमा किस किस स्तर पर और किस तरीके से हानिकारक है हमारे समाज में, ये बहुत बड़ी समस्या इसको लेकर है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं सांस लेने की समस्या से किसी न किसी रूप में कोई ना कोई एलर्जी है उनको, और सांस जो है वो नहीं ले पाते हैं, या कोई और समस्या उनको हो जाती है। तो इसको किस स्तर पर देखा जा सकता है कि इसे खतरनाक कहा जाए। काफी लंबे बड़े समय से इसमें चल रहा है। और जो अस्थमा है, एक जो इसकी प्रक्रिया है वो धीरे से नहीं बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये इसकी सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में या फिर जो बुजुर्ग है बहुत तेजी से बढ़ रही है। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक दर्शक हैं हमारे साथ, सोनू नांगल चौधरी से हम उनसे बात करेंगे। सोनू, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर आदिश जैन, डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर सोनू बात कर रहा हाँ हूँ। जी, सर बताएं। मुझे ना एक्चुअली जब जीने चढ़ता हूँ, हम्म। ठीक है, तो मेरे को ना सांस फूलती है सर। अच्छा। और ये, हाँ जी हाँ हाँ हाँ। और कब से हो रहा है, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं। सर, ये मेरे को भी सिर्फ 15-20 दिन से हो रहा है ऐसा। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर आदिश, आप बता सकें सोनू को कि 15-20 दिन से जीना चढ़ने में सांस फूलना, ये इसे मौसम, बदलते मौसम का एक वो माना जाए सिम्टम, या फिर ये चिंताजनक हो सकता है। आपकी एज कितनी है? मेरी 24। 24 साल है। वज, वजन कितना है आपका? सर मेरा वजन 58। 58, ओके, ठीक है। आपको कोई बुखार वगैरह की कोई हिस्ट्री? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं रनिंग भी करता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, तो जैसे ज्यादा वो होता है तो उसके बाद मेरे को होता है। नहीं, केवल जीना चढ़ने में सांस फूल रहा है, वैसे तो नहीं? नहीं नहीं, वैसे नहीं है सर। ऐसे 4-5 ऐसे फोर्थ फ्लोर मौसम पे। की वजह से लग रहा है, लेकिन एक बार अगर आप आके दिखा पाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक चेस्ट एक्सरे करा के आप मेरे को व्हाट्सएप कर दे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, एक चेस्ट एक्सरे करा के आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो उसमें देखा जा सकता है। शुक्रिया सोनू, आप जुड़े। और डॉक्टर आदिश, जैसे आप बता रहे हैं इस तरीके के सिम्टम्स, क्या जैसे क्योंकि मौसम ऐसा है, कई बार हम देखते हैं कि ठंड में बहुत ज़्यादा, कई बार सीने में दर्द जैसी भी समस्या आ जाती है, तो क्या ये ठंड की वजह से, बदलते मौसम की वजह से भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए चेस्ट एक्सरे करा के देखने की जरूरत है। अगर उसके बाद भी, देखिए, दो चीजें हैं। यंग इज ए यंग गाय, लेकिन आज के टाइम में स्ट्रेस सबको है। बिल्कुल है ना, स्ट्रेस सबको है, तो हमें देखना पड़ेगा ईसीजी, एक्सरे, दोनों चीजें। पेशेंट का बेसिकली देखिए, किसी भी पेशेंट का जिसको सांस फूलता है, हाँ, जब तक आप अपने आप नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं एसेस कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नॉट दैट मच इजी।
है ना। ये बुखार नहीं है कि मैंने बुखार 100 डिग्री है तो पैरासीटामोल ले लिया, एंटीबायोटिक ले ली। बिल्कुल यू हैव टू असेस हिम हाँ बिल्कुल इसको बेहतर तरीके से स्टडी करना होगा, ये आप कह रहे हैं डॉक्टर मेघेंद्र। जिसका जिक्र अभी डॉक्टर आदिश बार बार कर रहे हैं कि स्ट्रेस की बात है या आजकल पॉल्यूशन और हमारे वातावरण में जिस तरीके की समस्याएं हैं और स्मोकिंग की जो आदत है कम उम्र में ही बच्चों को होने लगी है, इसकी वजह से ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, जो आजकल की हमारी जनरेशन है बहुत जल्दी स्मोकिंग करना शुरू कर देती है। ये एक अस्थमा का हमारे समाज में बहुत ज़्यादा से तेज़ी से बढ़ने का कारण है। और जो पॉल्यूशन है पॉल्यूशन है, किसी भी तरीका का पॉल्यूशन है, चाहे गाड़ियों से निकला हुआ धुआं है, चाहे वो घरों से या चिमनियों से, किसी भी तरीका का जो धुआं है वो हमारे इसमें अस्थमा को बढ़ावा देता है। अच्छा, ऐसे में हमने जैसे अभी जिक्र भी कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया कि बच्चों में हम देख रहे हैं ज़्यादा हैं एस्थमेटिक की जो समस्याएं, इसके पीछे की कुछ और ऐसी खास वजह भी हो सकती है क्या कि बच्चों को बहुत जल्दी ये समस्याएं कम उम्र में, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम जो है बच्चों का, वहाँ पर वहीं से ही समस्या आनी शुरू हो जाती है और बाद में जाकर के ये उन्हें और ज़्यादा समस्याएं देता है। हाँ, इसका एक ये भी कारण है कि जो हमारे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनमें ये जल्दी से पाई जाती है, उनकी जो मतलब शक्ति है, जो संवेदन शक्ति वो बहुत कम है। और उनके एक कारण ये भी है कि हमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन में भी स्टेरॉइड वगैरह का जो यूज कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं, तो एक कारण ये भी उसमें है। बिल्कुल बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें। ठीक है। इसमें डॉक्टर आदिश हम थोड़ा इसमें आगे बढ़े हैं तो अब हम इसके लक्षण पर आ जाते हैं। अगर लक्षण की बात करें तो मोटे तौर पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे इसे पहचाना जा सकता है अर्ली स्टेज में? अर्ली स्टेज पर देखिए, जैसे बच्चे को मौसम के साथ साथ बहुत जल्दी उसकी सांस फूलती है, छींकें बहुत ज्यादा आती है, जुकाम बहुत ज्यादा होता है और दवाइयां देने से भी आराम नहीं होता। थोड़ी देर में ही बच्चा थक जाता है, सोने की टेंडेंसी ज्यादा दिखाता है। तो ऐसे बच्चे को तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास या अपने नजदीक के डॉक्टर के पास लेके जाइए। वो उसके टेस्ट करके चेक करके उसको देखेगा कि बच्चे को ये बार बार क्यों, मतलब देखिए जुकाम खांसी होना एक आम चीज है, लेकिन एक बार बार होना दैट इज समथिंग अलार्मिंग। अगर तो आपको जरूर डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से, आशीष आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे ना कई बार सांस बहुत तेज जाती है, तो कहीं अस्थमा का कैसे मैं चेकअप कराऊं, क्योंकि ठंड जब से बढ़ी, जब से कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि सांस तेज होने लग जाती है। ठीक है, डॉक्टर मेघेंद्र आप कुछ सजेस्ट कर सकें उन्हें? आशीष जी, जो आपको बहुत ज्यादा होता है, ये बार बार जल्दी होता है, ये कभी कभार ऐसा होता है? सर ये लास्ट वीक में 2-3 बार हुआ है, तो आज ही मैं आपका शो देखा तो मैं पूछ लूँ कुछ क्या हुआ है। जी, तो इसके लिए आप अपने नजदीक जाकर के पहले टेस्ट कराइए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट करा करके ही आप कंफर्म करा सकते हैं, क्योंकि मौसम सर्दी का चल रहा है। कई बार मौसम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। यदि आप इन्फेक्टेड हो या अस्थमा की तरफ जा रहे हो तो ये चीजें क्लियर आप टेस्ट के द्वारा ही कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे के द्वारा कर सकते हैं। आप कुछ ब्लड टेस्ट सीवीसी वगैरह करा करके भी ये देख सकते हैं आप इन्फेक्टेड हो या नहीं हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष, ये जो बात पूछी आपने। डॉक्टर मेघेंद्र, एक चीज़ आप हमें बताएं कि जैसे अभी पीछे भी जो एक दर्शक थे उन्होंने भी पिछले 15 दिन से समस्या को बताया, अभी आशीष भी जुड़े थे, उन्होंने भी ऐसी समस्या बताया कि पिछले हफ्ते में 2 बार ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष पर अगर जाएं कि ये मौसम की वजह से हो रहा है या ठंड की वजह से हो रहा है, तो ऐसे समय में अगर किसी को ये सिम्टम्स इस तरीके से आ रहे हैं तो ठीक है, ये बात अलग है। जैसे डॉक्टर आदिश ने भी बताया कि इसमें अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है पहले पेशेंट को, लेकिन जब तक उसे स्टडी किया जाता है तब तक आप लोग उन्हें किस तरीके की हिदायत देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर उन्हें इस तरीके की समस्या हो रही है जब तक उनकी स्टडी चल रही है? यदि ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप सबसे पहले ठंडी चीज़ों से बचिए। आपको गर्म पानी लेना चाहिए, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कैप लगाइए, बिना सॉक्स वगैरह डाल के आप नंगे पैर ना घूमें, सिर पे बिल्कुल कैप लगा के चलें, आप अपना सिर ढक के रखें।
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। यदि आप बिना कैप के या फिर अपने कान वगैरह उघाड़ के चल रहे हो तो फिर इस समस्या का बार बार सामना करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, इसमें आगे बढ़ें तो एक क्योंकि दर्शक ने हमसे ये भी सवाल पूछा था कि सीने में दर्द होना भी क्या ये ठंड की वजह से है या लक्षण हो सकता है, उसकी बात करें। लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हैं जींद से, हंसराज। हंसराज, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। ये 1 साल से दमा है जी। अच्छा। हाँ, सांस लेने में दिक्कत रहती है, दवाई ली थी आराम हो जाता है, फिर दोबारा ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर आदेश। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। डॉक्टर आदिश वो कह रहे हैं कि 1 साल से उन्हें दमा है, उन्होंने टेस्ट भी करवाया है और दवा भी उन्होंने ली, पहले ठीक हो गया था लेकिन फिर से आ गया। सर दवाइयाँ इन्होंने कंटिन्यूसली लेनी पड़ेगी। अस्थमा की दवाई आप बंद नहीं कर सकते। यू हैव टू बी ऑन द मेडिसिन। आपको अपने डॉक्टर का बताया हुआ ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना होगा। हंसराज, अगर आपको डॉक्टर ने जो आपको ट्रीटमेंट बताया होगा, हो सकता है आपने उसे बीच में छोड़ दिया हो, जैसे ही आपको उससे थोड़ा आराम लगा, तो इसे आपको कंटिन्यू रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से एक बार फिर से आपको जो है वो डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक और दर्शक डॉक्टर मेघेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, रितिका हमारे साथ जुड़ी हैं। रितिका, आप जुड़ गई हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सर मेरा सवाल ये है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है या बहुत अगर गर्मी भी है तो मेरी सांसें फूलने लगती है, तो इसका एग्जैक्ट कारण क्या हो सकता है? ठीक है, डॉक्टर मेघेंद्र। इसके लिए आपकी जो तरह की जो आपकी चीज़ें सामने परेशानी आ रही है उसके लिए आपको पहले चेस्ट एक्सरे कराना पड़ेगा। चेस्ट एक्सरे करा करके आप देखिए या फिर नज़दीकी टेस्ट कराइए आप इस चीज़ के लिए। उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन कराया जाएगा, क्योंकि बिना चेकअप के ऐसे क्लियर बता देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मौसम के बिहाफ पे भी हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि परमानेंट, क्योंकि अस्थमा तो एक ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। आपको मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ती है उसकी में। तो इसलिए आप पहले नज़दीकी आकर के या फिर किसी जरिया से किसी डॉक्टर के पास जा करके हमारे पास आकर के आप उसके लिए टेस्ट करा सकते हैं और एक टेस्ट के जरिए ही आपको कंफर्मेशन की जा सकती है कि भाई उसके लिए अलग अलग कई सारे टेस्ट हैं। उन टेस्टों के जरिए ही आपको पता लग सकता है कि कंफर्म आपको है क्या दिक्कत। शुक्रिया गीतिका, आप जुड़ी और हमें उम्मीद है कि आपको जो हमारे तमाम दर्शक जो जुड़ रहे हैं उनके सवालों का उन्हें सेटिस्फाई करने वाला आंसर उनको मिल रहा होगा और अपने नज़दीकी डॉक्टर से या डॉक्टर आदिश और डॉक्टर मेघेंद्र हमारे साथ हैं, इनसे संपर्क करके भी आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और इनसे राय ले सकते हैं। डॉक्टर आदिश, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, मैं जानना ही चाह रहा था कि इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं जो ख़ासतौर पर मौसम बदलते वक्त आते हैं, कई बार हमने देखा है कि धूल भरी आंधियाँ जब चलती हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एलर्जी की शिकायत करते हैं और बहुत सारे लोगों को डस्ट से, बारीक डस्ट से झाड़ू मारते वक्त या गेहूं के भूसे की वजह से उस तरीके की एलर्जीज होती हैं। तो क्या ये एलर्जीज भी जो है इसी के अंदर आप उसका ट्रीटमेंट को देखते हैं या उसी से जोड़कर देखा जाता है कि अस्थमेटिक तो नहीं हो सकता ये? पार्ट ऑफ द अस्थमा आपको जब भी पेशेंट में इस तरह के सिम्टम हों जी, उस पेशेंट को बदलते मौसम के समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उस टाइम उसको मौसम बदलते ही उसको डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना चाहिए, तो डॉक्टर से बात करके अपनी परमानेंट दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आगे जाके उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जाएगी और उसको सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट को अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेनी चाहिए। ठंडी चीजों से परहेज रखना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए। धूल भरी जगह पे या जहाँ ज्यादा मौसम बहुत तेजी से बदलता हो ऐसी जगह पे जाने से बचना चाहिए। उसको अपने काम की जगह भी ऐसी डिसाइड करनी चाहिए जहां पर आर्द्रता बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें तमाम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एक और दर्शक इस बीच जुड़ गए हमारे साथ, आकाशदीप। आकाशदीप, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जुड़ गए हैं आप। चलिए, लगता है संपर्क जो है वो टूट गया है। डॉक्टर आदिश, एक चीज़ और आप बताएं कि
सीने में दर्द होना, क्या ये मौसम बदलने की वजह से है? अक्सर अगर ठंड में, बहुत ज़्यादा ठंड में कोई लोग शिकायत करें कि सीने में दर्द हो रहा है, या फिर लगातार बोलते रहने से सीने में दर्द हो जाना, ये किस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं अगर इसको आप पहली नज़र में देखें? सीने में दर्द होना कई चीजों पे डिपेंड करता है। आप इसको मौसम के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते। ठीक है। किसी को भी छाती में दर्द नहीं होता। हाँ। चलिए, जब तक डॉक्टर आदिश हमारे साथ जुड़े हैं, एक दर्शक आकाशदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाशदीप, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। आकाश, चलिए लगता है संपर्क फिर से कट गया है। डॉक्टर मेघिंदर, डॉक्टर ये चीज़ जो मैं डॉक्टर आदिश से पूछ रहा था, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या इन चीज़ों को कंसीडर किया जाना चाहिए कि अगर कोई बदलते मौसम के साथ सीने में दर्द होने जैसी शिकायतें उनको होती है, लगातार 2-3 दिन होती है, फिर ठीक हो जाती है, ठंड बहुत बढ़ती है फिर हो जाए, तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसको सीरियसली लेकर के? चाहिए, और सीने का दर्द है तो उसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको खाली मौसम से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। हाँ। क्योंकि चेस्ट जो पेन है, चेस्ट पेन का साइड पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, या लेफ्ट साइड पेन है या राइट साइड पेन है, और लेफ्ट साइड पेन है तो फिर उसमें और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, कहीं हमारे हार्ट के साथ भी जुड़ जाती हैं लेफ्ट साइड के पेन से। तो इसलिए पहले बहुत नज़दीकी डॉक्टर से या फिर किसी भी अच्छी जगह जा करके आप चेकअप नहीं कराएंगे तो आपके साथ एक लापरवाही हो सकती है। ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब बात इसके इलाज की, कहाँ तक हमने इस पर महारत हासिल कर ली है और किस तरीके से इसका इलाज हो सकता है, इस पर बात करें। लेकिन एक दर्शक हैं जसपाल उत्तराखंड से। जसपाल, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। जी, मेरे भाई को साल भर से वो हो रहा है, सांस में प्रॉब्लम आ रही है ना सर। अच्छा, साल 1.5 साल से। क्या उम्र है आपके भाई की? भाई की होगी 45 साल की उम्र। 24? 34 45 साल 45। अच्छा, 45 साल आपके भाई की उम्र है और साल भर से समस्या हो रही है सांस की? जी, साल भर से समस्या हो रही है सर जी। ठीक है, डॉक्टर आदिश, अगर आप सुन पाए हैं तो मैं चाहता हूं आप उन्हें किस तरीके से गाइड कर सकें। 45 साल की उम्र के पर्सन को अगर सांस हो रही है तो कई सारी चीजें हो सकती है। नंबर 1 या तो आस्थमिक पेशेंट हो सकता है, हीमोग्लोबिन उसका चेक करने की जरूरत है, उसका चेस्ट एक्सरे कराए जाने की जरूरत है, मतलब जल्द दिखाना चाहिए। कई बार हाइपरटेंसिव पेशेंट को भी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो पेशेंट देख के, पेशेंट का चेकअप करा के तुरंत इन्होंने नजदीक के हेल्थ या अपना चेकअप कराएं, और अपना चेकअप करा के मेरे रिपोर्ट बताएं, क्योंकि बीपी पल्स टेम्परेचर सारी चीजें देख के इनका बीपी देखना पड़ेगा पेशेंट पेशेंट की चेस्ट देखनी पड़ेगी, चेस्ट कैसी है, पेशेंट का हीमोग्राम देखना पड़ेगा। उसको देख के ही डायग्नोस करके बताया जा सकेगा कि पेशेंट को बीमारी क्यों हो रही है। ठीक है, जसपाल, हम उम्मीद करते हैं कि आपको डॉक्टर साहब की बात जो है वो समझ आई होगी, तो आप तुरंत जो है वो उन्हें नज़दीकी अपने डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, या फिर डॉक्टर आदिश, डॉक्टर मेघेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स के साथ उनसे मिल सकते हैं, वो आपको बेहतर इस बारे में गाइड करेंगे। डॉक्टर मेघेंद्र, अब अगर इसके इलाज के बारे में हम बात करें तो किस स्तर पर आज हमने इस पर और मेडिकल साइंस ने इस पर तरक्की पा ली है और किस तरीके से इसका इलाज संभव है? और जैसा कि आपने जिक्र भी किया था इस पूरी चर्चा में कि एस्थमेटिक जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको रोक करके रखा जा सकता है, इसके बारे में भी अब आप बताएं। जी बिल्कुल, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमारे अभी मेडिकल साइंस में खत्म नहीं किया जा रहा है और उसको कंट्रोल किया जा रहा है। उन्हीं में से जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा भी एक ऐसी ही बीमारी है, और इसको यदि पेशेंट रेगुलर दवाई ले, अपनी थोड़ी सी सावधानियों के साथ चले तो आसानी से बच सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पेशेंट परेशानी होता रहे, पर उसको रेगुलरली अपने ट्रीटमेंट पे चलना ही पड़ेगा, तो इससे बहुत आसानी से बच सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कंट्रोल नहीं हो सकता या फिर बहुत हायर में चला जाएगा। लेकिन इसमें यदि पेशेंट बार बार अपनी मेडिसिन छोड़ता है, रेगुलर नहीं करता है, तो वो अस्थमा उसका बिगड़ जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा परेशान होकर के उसे फिर हायर सेंटर जाकर के इलाज लेना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर आदिश, इसी पर मैं आपसे भी आपकी राय भी जानना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, आज के टाइम में
किसी भी बीमारी ज्यादा तरक्की कर चुका है मेडिकल साइंस में। हम बहुत सारी बीमारियां जिनको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका इलाज प्रॉपर बना सकते हैं। चलिए, लगता है डॉक्टर आदिश से संपर्क हो नहीं पा रहा है। उनसे संपर्क हो तब तक एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, दीपक। दीपक, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात, अपने सवाल आप रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर मेघेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मेरा ये सवाल है, जैसे सर फेंकते हुए जैसे सीने में दर्द होता है सर, ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? ठीक है डॉक्टर मेघेंद्र। वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है या पूरे सीने में आपको दर्द रहता है? जी ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ रहता है। हाँ जी। राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? जी राइट साइड है। राइट साइड है। हाँ तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है इसमें। कितने टाइम से रह रही है आपको ये दर्द? दीपक, कितने समय से है आपको दर्द? ये सर मुझे 1 महीना हो गया सर लगभग, मतलब जब भी थोड़ा सा जैसे छींक आने लगे, सर्दी के कारण छींक आती है तो सर जब होता है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर मेघेंद्र। तो दीपक, इसके लिए आप एक चेस्ट एक्सरे कराइए और चेस्ट एक्सरे में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ठंड की वजह से ही दर्द हो, और या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। आपको ब्लड टेस्ट है इसके लिए, वो ब्लड टेस्ट भी आप करा सकते हैं। पीवीसी एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप करा सकते हैं। उसमें आपका इन्फेक्शन भी पता चल जाएगा कि इसमें कितना इन्फेक्शन है। DSR टेस्ट भी होता है, उसे भी आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। उसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके केस में क्या इन्फेक्शन है, कितनी क्या दिक्कत है। और ये आप या तो हमें भेज करके अपनी रिपोर्ट जानकारी ले सकते हैं, या अपने नज़दीक में किसी डॉक्टर से दिखा करके आप पता कर सकते हैं इस चीज़ का कि आपको क्या समस्या है और किस कारण से ये दर्द आपके रेगुलर है। ठीक है, अंत में डॉक्टर मेघेंद्र, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना ने पिछले 2 साल से पूरी दुनिया को घेर रखा है। शुरुआत में जब बात आई थी तो कोरोना हमारे लंग्स पर बहुत अटैक उसका बताया गया, और बहुत ज़्यादा इससे जोड़ करके बताया गया कि खतरनाक उनको बहुत ज़्यादा हो सकता है जो एस्थमेटिक हैं। इस बारे में अब लेटेस्ट स्टडीज़ क्या कह रही हैं, और क्या वाकई एस्थमेटिक लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कोरोना जैसी महामारी के बीच? हाँ, कोरोना जो आया वो भी एक कोरोना के टाइम में जो भी एक इसी तरीका का इन्फेक्शन है, इसके और अस्थमा हो गया, COPD हो गया, कोरोना हो गया, इनके सारे लक्षण जो एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। हाँ। तो अभी तीसरी लहर चल रही है, इसमें अभी देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन के बाद काफी हद तक कंट्रोल है। उस तरीका की परेशानियां लोगों को नहीं आ रही हैं। परेशानियां आ रही हैं लेकिन उस तरीका की नहीं आ रही हैं। तो फिर भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने आसपास साफ सफाई, ताजा खाना जी। और बिल्कुल मास्क वगैरह लगा के बाहर, अकेले में है तो बिना मास्क हो, लेकिन किसी के संपर्क में हो तो मास्क लगा के ही चलिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेघेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर आदिश, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, उस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपने बात करी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों को आज के समय जागरूक होने की ज़रूरत है। खांसते छींकते समय किसी तरीके की आपको समस्या है, और बदलते मौसम के साथ या धूल से आपको, मिट्टी से आपको किसी तरीके की समस्या है, सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह लें कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने स्वास्थ्य का जितना ध्यान रखेंगे लंबे समय तक आप स्वस्थ रहेंगे, और कहा भी जाता है कि स्वस्थ जीवन ही सब चीज़ों का, सब सुखों का आधार है। इसीलिए खुद भी स्वस्थ रखें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, और सभी को प्रेरित करते रहें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।